ला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के ट्रेलर ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं। इस ट्रेलर की जो डायलॉग्स और नैरेटिव है ना, उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और मुख्य सवाल जो यहाँ उभर कर आता है वो ये है कि क्या ये ट्रेलर हमें एक बहुत ही सुनियोजित, आर्थिक और वैचारिक रूप से प्रेरित, जिसे हम सिस्टमैटिक ऑपरेशन कहते हैं, वो दिखा रहा है, या फिर मतलब अगर हम इसके कोर में जाएं तो क्या ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत धोखे, इंसान के इमोशनल मैनिपुलेशन और हमारे समाज की उन सामाजिक और कानूनी कमजोरियों की कहानी है जिनका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है? बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। देखिए, मैं इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को एक बहुत बड़े एक संगठित वैचारिक और आर्थिक अभियान के नजरिए से देख रही हूँ। मेरा मानना है कि जब आप इन डायलॉग्स को ध्यान से सुनते हैं तो ये सिर्फ एक रिश्ते के टूटने या दो लोगों के बीच के धोखे तक सीमित नहीं लगता। ये साफ तौर पे एक बहुत बड़े तंत्र का, एक पूरी मशीनरी का हिस्सा लगता है। मैं आपके इस नजरिए को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इस चर्चा में एक अलग एंगल लेकर आऊंगा। मेरा विश्लेषण इस बात पर फोकस करेगा कि ये पूरी कहानी कैसे एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक शोषण यानी साइकोलॉजिकल अब्यूज और उसकी भावनात्मक निर्भरता के इर्द गिर्द बुनी गई है। मुझे लगता है कि किसी बड़े संस्थागत ढांचे से कहीं ज्यादा ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान की सबसे नाजुक भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। तो चलिए सीधे ट्रेलर के सबसे शुरुआती और सबसे स्ट्राइकिंग हिस्से पर आते हैं। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है इसका स्केल। ये सामग्री साफ तौर पर एक बहुत बड़े वैचारिक नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है, जिसका अल्टीमेट गोल एक व्यापक जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक बदलाव लाना है। आप स्केल की बात कर रही हैं तो आप शायद उस पर्टिकुलर डायलॉग का जिक्र कर रही हैं जो एकदम शुरुआत में आता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेलर की शुरुआत में ही एक बेहद सीधा और चौंकाने वाला दावा किया गया है, और वो है अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। जरा इस बात की गहराई और इसके लहजे पर गौर कीजिए। जब कोई 25 साल की टाइमलाइन देता है तो वो किसी जज्बात में लिया गया फैसला नहीं होता, वो एक प्रोजेक्ट होता है, एक विजन होता है। ये पंक्ति किसी भी तरह से एक आम पर्सनल धोखे की बात नहीं कर रही है, ये एक डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा है। ट्रेलर में ये डायलॉग एक बहुत बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करता है, वो एक मैक्रो पिक्चर है। लेकिन जब आप इस त्रासदी के असली शिकार को देखते हैं जो उस लड़की का किरदार है, तो क्या वो किसी 25 साल के एजेंडे का शिकार हो रही है? मेरे हिसाब से ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत भेद्यता यानी पर्सनल वल्नरेबिलिटी का मामला है। पर वो वल्नरेबिलिटी तो क्रिएट की गई है ना। मेरा मतलब है उस बड़े एजेंडे को पूरा करने के लिए ही तो वो माहौल बनाया गया है। क्रिएट की गई है बिल्कुल, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से पर्सनल और इमोशनल है। आप इस कहानी को एक संस्थागत नेटवर्क से ज्यादा ग्रूमिंग की कहानी के रूप में देखिए। ट्रेलर में जो कानूनी हेरफेर दिखाया गया है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। एक डायलॉग है, ये ब्याह इलीगल है, ये 16 साल की है, वो इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। हाँ, वो पेपर्स वाला हिस्सा वाकई बहुत अहम है और मेरे ऑर्गेनाइज्ड वाले पॉइंट को भी सपोर्ट करता है। वो करता होगा, पर मेरा पॉइंट ये है कि ये दर्शाता है कि कैसे एक नाबालिग लड़की के दिमाग को मैनिपुलेट करके उसे उसी के परिवार और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और इससे भी बड़ी बात है वो डायलॉग जहां कहा जाता है, मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही रहे हैं शादी। ये महज कोई पॉलिटिकल चाल नहीं है, ये धोखा उस मनोवैज्ञानिक दूरी को दिखाता है जो एक लड़की और उसके पेरेंट्स के बीच बड़ी ही चालाकी से पैदा कर दी गई है। मेरी नज़र में ये एक विशाल नेटवर्क की तुलना में हमारी सामाजिक एकजुटता की कमी की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। मैं देख पा रही हूँ कि आप क्यों उस व्यक्तिगत और पारिवारिक टूटन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको थोड़ा अलग तरह से सोचने के लिए कहूंगी। जब हम वैचारिक एजेंडा बनाम पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि इस पूरे धोखे का असली मोटिव क्या है। ये धोखा दो लोगों की आपसी अनबन का नतीजा नहीं है, ये धोखा उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का एक टूल है। आप टूल कह रही हैं, तो आपके हिसाब से वो टूल काम कैसे कर रहा है? क्योंकि ट्रेलर में तो वो लड़की पूरी तरह से उस रिश्ते में इन्वेस्टेड नजर आती है। वो इन्वेस्टेड है क्योंकि उसे इन्वेस्ट करवाया गया है। ट्रांसक्रिप्ट का ये डायलॉग देखिए, जहाँ एक आदमी कहता है, हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। यहाँ काम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। काम का मतलब है जॉब, ड्यूटी या कोई असाइनमेंट। ये प्यार नहीं है, ये एक टारगेट है जिसे बाकायदा पूरा किया जा रहा है। पर जिस तरीके से उसे फंसाया गया, वो तरीका तो पूरी तरह से इमोशनल था ना? बिल्कुल था, लेकिन वो इमोशनल तरीका भी एक सोची समझी वैचारिक रणनीति का ही हिस्सा है। शुरुआत में क्या होता है, एक बहुत ही मॉडर्न और लिबरल होने का नाटक किया जाता है। डायलॉग है, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। सामने वाले को लगता है कि वो एक बहुत ही खुले विचारों वाले इंसान के साथ है, लेकिन जैसे ही लड़की पूरी तरह से जाल में फंस जाती है, उनका असली वैचारिक चेहरा सामने आता है। आप उस डायलॉग की बात कर रही हैं जहां वो नास्तिक होने पर बहस करते हैं? हाँ, एकदम सही। वो कहता है, हम कभी नास्तिक नहीं होते, सिर्फ तुम काफिर लोग नास्तिक होते हैं। ये कोई आम झगड़े में बोली गई बात नहीं है। काफिर जैसे शब्द का इस्तेमाल साफ दिखाता है कि जो इमोशनल ग्रूमिंग की जा रही थी वो सिर्फ एक नकाब था। अंदर जो मशीनरी चल रही थी वो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल थी। आपकी ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, खासकर काफिर वाले शब्द का जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया।
लेकिन फिर भी मैं इस बात को पूरी तरह से बाय नहीं कर पा रहा हूं कि यह सिर्फ एक वैचारिक ऑपरेशन है। मैं बताता हूं क्यों। जिस वैचारिक एजेंडे की आप बात कर रही हैं, वो यकीनन उन लोगों का उद्देश्य हो सकता है जो ये जाल बिछा रहे हैं। लेकिन कहानी का जो इमोशनल कोर है, जो उस लड़की की असल पीड़ा है, क्या वो वैचारिक है? पीड़ा तो जाहिर है मानवीय ही होगी। कोई भी वैचारिक एजेंडा इंसानों पर ही तो लागू होता है। वही मेरा पॉइंट है। मुख्य त्रासदी उस इमोशनल डिपेंडेंसी में है जो उस लड़की ने डेवलप कर ली थी। जब उसके सामने सारा सच आता है तो वो जो दर्दनाक बात कहती है, जरा उसे सुनिए। एक बार एक दिन एक पल खिलाते भी तुमने हमसे प्यार करो कि नहीं करो। ये लाइन किसी 25 साल के शरिया प्लान या जनसांख्यिकीय बदलाव पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक इंसान के दिल टूटने की बहुत ही भयानक चीख है। ये सच में ट्रेलर का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है, मैं मानती हूँ। है ना? क्योंकि ये दिखाता है कि असली मुद्दा मानवीय विश्वासघात का है। वो लड़की शुरुआत में लगातार खुद को तसल्ली देती है। वो कहती है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, या हम फैजान ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में इसे डिनायल कहते हैं, जब सच इतना कड़वा और भयानक हो कि आपका दिमाग उसे मानने से इनकार कर दे। वो किसी जियोपॉलिटिकल एजेंडे का शिकार होने से ज्यादा अपने उस अंधे विश्वास का शिकार हुई है, जिसे बहुत ही शातिर तरीके से तोड़ा गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें इस कहानी को पर्सनल ट्रॉमा के लेंस से ही देखना चाहिए। मुझे आपकी इस बात से पूरी सहानुभूति है और मैं मानती हूँ कि लड़की का ट्रॉमा 100% व्यक्तिगत और इमोशनल है। लेकिन यहीं पर हम ट्रेलर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आर्थिक प्रलोभन बनाम सांस्कृतिक उत्पीड़न। आप जिस धोखे और विश्वासघात की बात कर रहे हैं, वो किसी वैक्यूम में नहीं हो रहा है और ना ही वो मुफ्त में हो रहा है। आप शायद उस फंडिंग वाले एंगल पे आ रही हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में जो तथ्य सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डायलॉग है, हमें 3 लड़कियां और लानी हैं। अब की बार ऊंची जात के लड़के लाए और बामन की लड़की के 12 लाख मिलत हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक रेट कार्ड है। रेट कार्ड, ये शब्द काफी स्ट्रांग है। 3 लड़कियां और लानी है। इंसानों को, महिलाओं को उनकी जाति के आधार पर एक वस्तु में, एक कमोडिटी में बदल दिया गया है, जिसके अलग अलग प्राइस टैग्स हैं। बामन की लड़की के 12 लाख। ये इंसानियत के खिलाफ एक कमर्शियल ऑपरेशन है। मैं मानता हूं कि यह सुनकर बहुत घिन आती है और ये आर्थिक पक्ष बहुत डरावना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो लड़की पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाती है तो उसके ऊपर जो भी खर्च किया गया था उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। ट्रेलर में एक और संवाद है, इस पर जो खर्च करवाया उसका वसूली कर। वो जरा इस वसूली शब्द पर गौर कीजिए। क्या ये प्यार या धोखे की भाषा है? नहीं, ये पूरी तरह से क्रिमिनल और फाइनेंशियली ड्रिवन रैकेट की भाषा है। यहाँ भावनाएं नहीं, पूरी तरह से व्यापार और मुनीमगिरी काम कर रही है। आपने ये पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से रखा है। वसूली और रेट कार्ड वाला एंगल सच में इस पूरे ऑपरेशन के कमर्शियल नेचर को एक्सपोज करता है। लेकिन क्या आपने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आर्थिक पहलू के बावजूद उस लड़की को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जो आखिरी हथकंडा अपनाया गया, वो पैसों का नहीं बल्कि पूरी तरह से सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक था? आप कल्चरल फोर्सिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, एक बार जब उसे उसके परिवार से, उसके समाज से अलग कर दिया जाता है, तो असली दबाव इस बात का नहीं होता कि वो पैसे कमा कर दे। असली दबाव उसकी आइडेंटिटी, उसकी सांस्कृतिक पहचान को जड़ से मिटाने का होता है। पैसा बैकग्राउंड में हो सकता है, लेकिन फोरग्राउंड में यानी सामने जो टॉर्चर है वो साइकोलॉजिकल है। जैसे कि ट्रेलर में वो खाने वाला हिस्सा है जहां उसे फोर्स किया जाता है। बिल्कुल, लड़की पर बीफ खाने का भारी दबाव डाला जाता है, जहां वो रोते हुए, विरोध करते हुए कहती है, भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। किसी इंसान से उसकी बुनियादी पहचान छीनना, उसे वो खाने पर मजबूर करना जो उसके विश्वास के खिलाफ है, ये एक इंसान को अंदर से खत्म करने का तरीका है। इसके अलावा उसकी कला पर, उसके एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगा दी जाती है। डायलॉग है, हमारे यहाँ ये सब नाच गाना ना हराम है। हाँ, वो अपनी संस्कृति से पूरी तरह कट जाती है। यही तो सबसे खौफनाक हिस्सा है। ये सारे तरीके एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से अपाहिज बनाने और उसकी पुरानी पहचान को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बात इस सिचुएशन को इतना हॉरिफाइंग बनाती है वो ये नहीं है कि उसके लिए 12 लाख रुपए दिए गए हैं। भयानक यह है कि उसे मानसिक रूप से एक ऐसे पॉइंट पर धकेल दिया गया जहां उसका अपना कोई वजूद ही नहीं बचा। मेरी नजर में यह सांस्कृतिक और मानसिक दबाव उस फाइनेंशियल पहलू से कहीं ज्यादा गहरा और डिस्ट्रक्टिव है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि उसका दर्द व्यक्तिगत है और कल्चरल फोर्सिंग बहुत क्रूर है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक दबाव पर रुक जाते हैं तो हम उस पूरे सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं जो इस दबाव को मुमकिन बनाता है। और यही हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट की तरफ ले जाता है, सामाजिक एकजुटता और कानूनी विफलता। कानूनी विफलता? आप सिस्टमैटिक लूपहोल्स की बात कर रही हैं? हाँ, ये पूरा ऑपरेशन जिसे आप पर्सनल ग्रूमिंग या कल्चरल टॉर्चर कह रहे हैं, ये हवा में काम नहीं कर रहा है। ये हमारे अपने सिस्टम की कानूनी खामियों का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फायदा उठाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, उम्र के फेक पेपर्स बनाना, ये 16 साल की है, वो इन पेपर्स के हिसाब से 18 साल की है।
हाँ, हमने इस पर पहले बात की थी, ये डॉक्यूमेंटेशन का हेरफेर है। पहुंच सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में हेराफेरी करने तक है। ये सिर्फ एक सड़क छाप धोखेबाज का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो ये जानता हो कि लीगल सिस्टम को कैसे बाईपास करना है, पॉक्सो जैसे कानूनों से कैसे बचना है। ये तो है, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए इसके लिए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बिल्कुल। और फिर धर्मांतरण को कानूनी जामा पहनाने के लिए क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है जैसी फॉर्मल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर कोई पुलिस या कानून बीच में आए तो उनके पास दिखाने के लिए कागज हो। वे कानून को उसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लीगल फेलियर ही इस पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम की सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपके इस कानूनी विफलता वाले पॉइंट से 100% सहमत हूँ। वो सिस्टम को हैक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस बात की थोड़ी और गहराई में जाना चाहूंगा कि आखिर ये लीगल विफलता और ये पूरा जाल कामयाब क्यों हो पाता है। आपके हिसाब से इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज हमारे समाज की अपनी संरचना में है। ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि हमारे समाज में हमारे परिवारों के बीच वो एकजुटता या कोहेशन नहीं है जो होनी चाहिए। ट्रेलर में एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। वो लड़की खुद अपनी गलती समझती है और कहती है, हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हाँ, वो डायलॉग वाकई बहुत इम्पैक्टफुल है और पूरी कहानी का एक तरह से निचोड़ है। ये महज एक डायलॉग नहीं, एक कन्फेशन है। ये इस बात का सबूत है कि समस्या सिर्फ बाहरी फंडिंग या फेक पेपर्स में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इंटरनल कमियों में है। जब रिश्ते की बुनियादी धोखों को हो जैसी चेतावनियां दी जाती हैं तो उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? बच्चे अपने माता पिता से इतने दूर, इतने एलियनेटेड क्यों हो जाते हैं कि वे मम्मी पापा को बिना बताए अपनी जिंदगी के इतने बड़े और भयानक फैसले ले लेते हैं? आप जनरेशन गैप और संवाद की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़े सोशल गैप को दिखाता है। अगर परिवार के अंदर ट्रस्ट होता, अगर बच्चों और पेरेंट्स के बीच सही कम्युनिकेशन होता, तो कोई भी बाहरी नेटवर्क या कोई भी फेक पेपर इतनी आसानी से किसी भी लड़की को अपना शिकार नहीं बना पाता। इसलिए मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि बाहरी सिस्टम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो तभी जीतता है जब हमारी अपनी सोशल और फैमिली यूनिट कमजोर होती है। आपकी ये बात सच में बहुत गहरी है और ट्रेलर के उस इमोशनल कोर को बहुत अच्छी तरह से सामने लाती है। मुझे लगता है कि हमने इस ट्रेलर ट्रांसक्रिप्ट के हर जरूरी पहलू को टच कर लिया है और अब हमें अपने अपने एनालिसिस को समराइज करना चाहिए। बिल्कुल, हमने काफी डिटेल में इन सारे मुद्दों पर बात की है। तो अगर मैं अपने नजरिए को कंक्लूड करूं तो इस सामग्री को देखने के बाद ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड और गहरे वैचारिक नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। इसमें 25 साल में शरिया लागू करने के एक बड़े पॉलिटिकल विजन से लेकर 12 लाख जैसे स्पष्ट रेट कार्ड और कानूनी व्यवस्था के साथ किए गए सिस्टमैटिक खिलवाड़ तक सब कुछ शामिल है। ये हमें चेतावनी देता है कि यहाँ व्यक्तियों को महज एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि आपकी बातों ने मुझे ये भी सोचने पर मजबूर किया है कि इसके केंद्र में जो मानवीय पीड़ा है उसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं अपने विश्लेषण का सार निकालूं तो मैं यही कहूंगा कि भले ही बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ऑर्गेनाइज नेटवर्क काम कर रहा हो, लेकिन ये ट्रेलर बुनियादी तौर पर एक बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी को हमारे सामने रखता है। ये उस भयानक विश्वासघात, पहचान मिटा दिए जाने के संकट और सबसे बढ़कर हमारे परिवारों के बीच के बिखराव की कहानी है। एक लड़की का अपने ही माता पिता से कटना, फेक डॉक्यूमेंट्स का शिकार होना और अंत में ये दर्दनाक सच स्वीकार करना कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। ये सब बताता है कि जब किसी इंसान में इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है तो उसका कितना खौफनाक तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी इस पूरी बहस में एक पॉइंट पर हम दोनों पूरी तरह से एकमत हैं। और वो पॉइंट क्या है? यही कि ये ट्रेलर एक ऐसी दर्दनाक स्थिति का वर्णन करता है जहां इंसान के इमोशनल आइसोलेशन और उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस का बड़े ही क्रूर तरीके से दोहन किया जाता है। चाहे तरीका पैसों का हो या इमोशनल मैनिपुलेशन का, तबाही एक इंसान की ही होती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और सच कहूँ तो आज की ये चर्चा इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि किसी एक कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने के लिए हमें कितने अलग अलग एंगल्स की जरूरत होती है। एक तरफ जहां हमें बड़े ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स और उनकी फंडिंग या आइडियोलॉजी पर नजर रखनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने समाज की कमियों, कानूनी जागरूकता और सबसे जरूरी पारिवारिक एकजुटता को मजबूत करने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, दोनों ही पहलू इस पजल के अहम हिस्से हैं और दोनों को समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। अब हम अपने सुनने वालों पर ये छोड़ते हैं कि वे इस पूरी चर्चा के बाद इस बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं। क्या आप सिस्टम की विफलता को बड़ा मानते हैं या सामाजिक बिखराव को? इस स्रोत सामग्री में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे परतों में खोलकर देखा जा सकता है। हमारे साथ इस विचारोत्तेजक और गहरे एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।